मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। जब मैंने उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि सुमन, सब ठीक तो है ना। मुझे लगा शायद उसे पैसों की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही तो समस्या होती है। तो सुमन कहने लगी कि नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि हाँ जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। तो वो कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप रात को ड्यूटी ना किया करें। मैं चौंक गई और गुस्से में उसे देखा कि उसकी इस बात को कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना किया करूं। आखिर वो होती कौन थी मुझे ये सलाह देने वाली। मुझे गुस्से में देखकर वो बगैर कुछ कहे जल्दी से वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका बिहेवियर कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। आखिर पता तो चले कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली आई। वैसे तो मैं दिन की ही ड्यूटी किया करती थी, लेकिन पिछले 2 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें भी इसलिए कोई समस्या नहीं होती थी कि अब मेरे बच्चे बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने सुमन को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था। वो दिन रात हमारे ही घर में रहती थी। शाम को मेरा पति भी घर से चला जाता था, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से बातें सुनती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी, तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और चुपचाप उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने ये खबर सुनी थी, मुझे चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वो एक बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते देर नहीं लगती। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति सुमन के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतना थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौट कर घर आती तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता। 6 बजे की सोई मैं दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि नंदनी, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी। सुमन एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन के समय में करवा लो। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वो बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब था। कहीं वो मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन जैसे सरकने लगी थी। मेरे पति के ऊपर जो मेरा विश्वास था वो डगमगाने लगा था। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी ज़िंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते थे मैं खुशी से उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। सुमन मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी। वो एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिनको पालने की खातिर वो मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पर रहना होगा। उसको बच्चों की टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे।
और वो गांव में रहते थे। वो अकेले ही हमारे घर पर रहती थी। जो भी तनख्वाह उससे मिलती वो अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो। जैसे तुम रहती हो वैसे तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर ना जाने क्या बात थी कि वो मना कर देती। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वो इतना घबरा कर मुझे ये बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या वो कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वो कहने लगी नहीं, वो आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत से उसे देखकर पूछा आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। तो वो कहने लगी क्या आप ही डॉक्टर नंदनी हैं। मैंने कहा जी हाँ मैं ही हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वो मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी, लेकिन वो बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है। कौन थी वो औरत और यहाँ क्यों आई थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला है। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से मेरी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल किया तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि वह रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, तो फिर ऐसे कैसे वो कहीं और जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैंने यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी सुमन के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा सुमन किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही हैं। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई। मैंने उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो, तो कहने लगी किसी से भी नहीं, बस अम्मा से अपने बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब सुमन के बारे में शक हो चुका था कि यह कोई तो खिचड़ी जरूर पका रही है। पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोच रही थी क्या ये सच में खुश हैं या खुश होने का नाटक कर रहे हैं। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था, वो स्कूल जाता था। इस घर में हम बस 4 ही लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने सारे लोगों के लिए सिर्फ एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसीलिए मैंने कभी सुमन के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से भी पूछा कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने सुमन की बहुत तारीफ करते हुए कहा कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं, तो फिर क्या ज़रूरत है कोई दूसरी नौकरानी रखने की। आजकल मेरी बेटी सगुन हर वक्त सुमन के आसपास रहती, कभी उसके कमर में बाहें डाले खड़ी होती तो कभी उसके गालों पर प्यार कर रही होती। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वो सुमन को इतना प्यार क्यों करने लगी थी, लेकिन सुमन उससे दूर भागती थी। खैर उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिखाई दिया। मैंने अगले दिन दोबारा से अपनी रूटीन के अनुसार अपनी नाइट ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद ही मैं सुबह जल्दी उठ गई थी।
क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा, क्योंकि सामने के मंजर ने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या ज़रूरत थी? वो तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा कि वो एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो वो एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उस औरत की मेरी तरफ पीठ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सुमन ही थी। उस औरत ने सुमन को कुछ पैसे दिए। सुमन ने उस औरत को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। आखिर ये सब क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे सुमन को दे दिए। आखिर ये सब चक्कर क्या था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था। ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई दूसरा आदमी आया। वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहाँ से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी सुमन भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था कि आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझसे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ। मुझे एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई कि अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी मैं अपने इन्हीं ख्यालों में खोई रही। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी ख़राब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं कर सकोगे, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज़्यादा नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दे दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले कभी यूं अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाज़ा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी पार्किंग में नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही लगी थी कि अचानक मुझे चीखों की आवाज़ सुनाई दी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीखों की आवाज़ अभी भी मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मेरी खुद की चीखें निकल गई, क्योंकि वो दृश्य ही ऐसा था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वो चीखों की आवाज़ भी मेरी नौकरानी सुमन की ही थी। सुमन जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और ये आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम सुमन को क्यों मार रही हो। मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोरदार धक्का दिया और कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलें, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी कि वो ये क्या बक रही थी, जैसे वो अपने होशो हवास में नहीं।
वो गुस्से में कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कि कहीं वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और उसको लगा दिया। अब वो सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैंने पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो सुमन कहने लगी कि आप मेरे साथ आएं, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वो कहने लगी कि यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट ना किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी? उसकी बात सुनकर एक पल को मैं चुप हो गई, क्योंकि वो सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने इस शौक को पूरा किया। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद उन्होंने मुझे नौकरी करने की अनुमति भी दे दी। और शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरों ने ही पाले थे। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चे को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। मेरी नौकरानी कहने लगी कि शगुन धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं है। वो अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा मुझको मारपीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वो हो क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वो मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वो मुझसे ना सिर्फ माफ़ी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ भी ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेली पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ मैं सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। लेकिन एक बार दिन में जब शगुन मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी तो मैंने कहा, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी कि तुम पागल हो, तुम्हें तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर शगुन डर गई और उसी डर से उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया कि अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूँगी। शगुन दिमागी मरीज थी और धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे, इसलिए मैं डर गई और आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती कि रात में आप घर पर रहा करें। सुमन की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि सुमन क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वो सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सुमन पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब सुमन के अलावा कोई और नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वो कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वो आपके पति को बता दिया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती भी कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दो। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको सारे मामले के बारे में पता चले और आप ग्लानि महसूस करें। वो औरत वही मनोवैज्ञानिक डॉक्टर थी। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपनी क्लिनिक बुलाती मैं चली जाती थी और वह मुझसे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी। इसीलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दे दिए थे।
उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैंने तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली हैं। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो डॉक्टर कहने लगी, मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी, जिससे वो अपने घर पर ध्यान देंगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देंगी। सुमन की सारी बातें सुनकर मुझे अब सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बढ़े मुझे कुछ होश ही नहीं। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। लेकिन मैं कहाँ जानती थी कि उसका ये नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने कैरियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही नज़रअंदाज कर बैठें। मैं अब समझ गई थी कि डॉक्टर के अलावा मैं 2 बच्चों की माँ भी थी। कैरियर में ईमानदारी दिखाते हुए शायद बच्चों के हक के साथ बेईमानी कर बैठी, मगर अब मुझे भी माँ का किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर अपने बच्चों को समय दे सकूं। हम सब ने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी से कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर सीखा होगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए